Hello everyone, welcome. This is Vaishnavi Agrawal and we are studying macroeconomics. In this part, we will cover NCERT questions of third chapter of macroeconomics, money and banking. So let's get started with the first question. Question number first, what is a barter system? What are its drawbacks? Barter system क्या होता है और उसके drawbacks क्या होते हैं? बार्टर सिस्टम एक सिस्टम है जब मनी नहीं एग्जिस्ट करता था तो चीज़ें कैसे खरीदी जाती थी, उनको जिस सिस्टम से खरीदा जाता था उसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं. क्या करते थे, सपोज़ मेरे पास कोई एक प्रोडक्ट है जिसको मैंने क्या किया, एक्सचेंज किया दूसरे प्रोडक्ट के लिए. तो जब एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम बोलते हैं. अब बार्टर सिस्टम को हम लोग कमोडिटी सिस्टम भी बोलते थे, सीसी सिस्टम भी बोलते थे. क्यों? क्योंकि मैं एक गुड देकर एक दूसरा गुड ले रही हूँ, तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम. अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती थी, इसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे. सबसे फर्स्ट ड्रॉबैक, ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरे को कोई प्रोडक्ट बेचना है किसी और प्रोडक्ट के लिए तो सामने वाले इंसान को वो सेम प्रोडक्ट ख़रीदना हो. अगर मैंने बोला कि वो आपके पास एप्पल है, मेरे को एप्पल चाहिए, आप मेरे एक्सचेंज में बनाना ले लो, ज़रूरी नहीं है ना कि उसको बनाना चाहिए हो. इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में क्या थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. आफ्टर दैट सेकंड पेमेंट क्या थी, इसको डेफर्ड पेमेंट्स के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते हैं. ये सेकंड ड्रॉबैक है. मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको आज मैंने आपसे कुछ ख़रीदा बट मैं इसके बदले आपको कुछ 3-4 दिन बाद दूंगी, सो ये नहीं हो सकता है. तो इसमें आप कोई फ्यूचर पेमेंट, कोई डेफर्ड पेमेंट के लिए बार्टर सिस्टम आप नहीं यूज़ कर सकते थे. और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आप स्टोर ऑफ वैल्यू कैसे करोगे. जैसे कि अगर आपने बहुत सारा बनानास दे दिया, अब आप उसको कहीं स्टोर कर रहे हो तो इवेंचुअली वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा. तो आपकी वो वैल्यू क्या हो गई, ख़राब हो गई. सो ये सारे क्या हैं, ड्रॉबैक्स हैं किसके, बार्टर सिस्टम के. सो फर्स्ट, व्हाट इज़ अ बार्टर सिस्टम, द एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर अदर गुड्स. एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर अदर गुड्स, गुड्स के लिए दूसरे गुड्स को एक्सचेंज करना. Long before monetary currency was invented, individuals traded services and goods in return of other item. जब मनी नहीं था तो क्या करते थे इंडिविजुअल्स, गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते थे दूसरे गुड्स खरीदने के लिए. दिस काइंड ऑफ इकोनॉमी इज कॉल्ड बार्टर इकोनॉमी. इस इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं, बार्टर इकोनॉमी. और कमोडिटी इकोनॉमी और सीसी इकोनॉमी क्या बोलते हैं, सीसी इकोनॉमी या फिर कमोडिटी एंड कमोडिटी इकोनॉमी. अब इसके क्या ड्रॉबैक्स है, फर्स्ट इज़ योर लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरे को कोई चीज़ देनी है तो सामने वाले को वो चीज़ खरीदनी हो. सेकंड, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. कोई भी एक मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था, अलग अलग चीज़ों का बार्टर होता था. थर्ड इज़ योर लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स. कोई भी डेफर्ड पेमेंट्स के लिए क्या करते थे, इसको यूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट था. एंड लास्ट इज़ योर लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू. आप कैसे क्या स्टोर कर रहे हो, ये भी बहुत मेजर लिमिटेशन या ड्रॉबैक था किसका, बार्टर सिस्टम का. सो दिस वॉज योर फर्स्ट आंसर. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन, what are the main functions of money, how does money overcome the shortcomings of barter system. मनी के क्या फंक्शंस हैं और मनी ने बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस को, बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स को क्या किया, कैसे सॉल्व किया. तो सबसे पहले तो मनी के फंक्शंस क्या है, आप मनी कहाँ यूज़ करते हो. मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सेकेंड, स्टोर वैल्यू, मतलब अगर आपको आज किसी चीज़ का पैसा मिला है आप उसको स्टोर करके रख सकते हो, आप उसको 1 साल बाद भी यूज़ करोगे तो उसकी वैल्यूएशन क्या होगी, वही होगी. थर्ड, आप इसको फ्यूचर पेमेंट्स के लिए, डेफर्ड पेमेंट्स के लिए यूज़ करते हो. तो ये भी इसका बहुत बड़ा फंक्शन है कि आप लोन ले सकते हो, डेट पे अगर आप हो तो आप क्या कर सकते हो, उसको दे सकते हो. तो लोन और ये सब चीज़ें भी किससे सॉल्व होती हैं, मनी से ही होती हैं. और हमेशा इसकी एक वैल्यू होती है, ये जो कि एक्सचेंज के लिए यूज़ होती है. दीज आर द फंक्शंस ऑफ मनी. अब कौन सी शॉर्टकमिंग्स हैं बार्टर सिस्टम की जो इससे सॉल्व हो गई. सबसे फर्स्ट, इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स नहीं है. अगर मेरे को कोई चीज़ चाहिए मैं मनी दूंगी और वो ले लूँगी, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को कोई प्रोडक्ट की हमें नीड पड़े. सो फर्स्ट इज़ कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स नहीं है. सेकंड, मैंने जैसे ही उसका फंक्शन बताया, डेफर्ड पेमेंट्स के लिए यूज़ होता है. बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी, वो डेफर्ड पेमेंट्स के लिए यूज़ नहीं हो सकता था. तो सेकंड जो अच्छी चीज़ जो इसने बार्टर सिस्टम की ख़राब की वो क्या थी,
डेफर्ड पेमेंट्स। और थर्ड, वैल्यू ऑफ स्टोर, कि आप उसको कहाँ स्टोर कर रहे हो, इसमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो आपको मनी में क्या करे, इशू। तो बेसिकली जो उसकी लिमिटेशंस थी वो इसके फंक्शंस भी हैं, और वो सारे फंक्शंस करते करते इसने क्या किया, उसकी सारी शॉर्टकमिंग्स कवर कर ली। Let's see it through the slides. What are the functions of money? First, it is a medium of exchange. Exchange का ये एक medium है. सेकेंड, मेजर ऑफ वैल्यू, इसकी हमेशा एक वैल्यूएशन है, ये आपको बता सकता है कि सामने वाली चीज़ की क्या वैल्यू है इन मॉनेटरी टर्म्स। थर्ड, स्टोर ऑफ वैल्यू, यहाँ पे इसको स्टोर करना क्या होता है, ईजी होता है, और इसकी वैल्यूएशन उससे क्या ख़राब नहीं होती है। एंड फोर्थ इज़ मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स करने का एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्या है, एक्सचेंज का यूनिट है मनी। अब इसने कौन कौन सी शॉर्टकमिंग्स पूरी की हैं, ठीक है। इट ओवरकम्स द शॉर्टकमिंग ऑफ बार्टर सिस्टम एज इट डज नॉट नीड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, ना ही डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स चाहिए। मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, वैल्यू भी होल्ड करता है, आप इसको स्टोर भी कर सकते हो, और ये डेफर्ड पेमेंट्स के लिए भी यूज़ होता है। सारी वो जो लिमिटेशंस थी वो सारी कवर कर देता है कौन, मनी। क्लियर। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स मत भूलना, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स की जो सबसे मेजर इशू थी बार्टर सिस्टम की, वो कवर हो जाती है। सो दिस वॉज योर सेकेंड आंसर। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, what is transaction demand for money, how is it related to the value of transaction over a specified period of time। ठीक है, ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी क्या होता है, पहले आप ये समझो। ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी का मतलब होता है आपको एज कंज्यूमर, एज एन इंडिविजुअल, डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए जो मनी चाहिए होता है, आप अपने डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए जो मनी अपने हाथ में होल्ड करते हो उसको आप क्या बोलते हो, ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, हाउ इज़ इट रिलेटेड टू द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड। वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन और जो डिमांड है आपकी ट्रांजैक्शन मनी की, वो कैसे रिलेटेड है। अब आप देखो, ओवर टाइम किसी चीज़ का क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है, महंगा हो रहा है वो चीज़। अब आपको उसी चीज़ को ख़रीदने के लिए ज़्यादा मनी चाहिए, तो उस वैल्यू के इंक्रीज़ होने से आपको डिमांड एनीवे क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए आपको ज़्यादा मनी चाहिए। वो ज़्यादा मनी क्यों चाहिए, क्योंकि उन गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। समझ आया, इसीलिए क्या हुए, रिलेटेड हुए। Okay, so what is transaction demand of money? It refers to the demand for money to facilitate everyday transactions. किस चीज़ के लिए, डे टू डे transactions, everyday transactions, like buying goods and different services. It is the amount of money people hold to meet their daily transactional needs. Daily transactional needs के लिए जो money हम hold करते हैं as consumers, as an individual. Okay, the transaction demand for money is directly related to the value of transaction over a period of time. Specified period time में directly related होता है, क्यों, क्योंकि as the value of transaction increases, जो money मुझे लगाना है उसका transaction का value अगर बढ़ गया, the demand for money to facilitate these will also increase. हमें eventually अपने money की demand क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। People need more money to buy goods and services. अगर कोई सामान महंगा हो गया है तो उसको पूरा करने के लिए मुझे money भी ज़्यादा चाहिए, तो मेरी demand क्या हो जाएगी, eventually बढ़ जाएगी। Let's move to the next question. Question number 4, what are the definition of money supply in India? मनी सप्लाई इंडिया को आरबीआई ने क्या किया है, 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई मेजर्स मनी सप्लाई यूजिंग 4 कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, M1, M2, M3 एंड M4। कोई डाउट, पढ़ा हुआ है हमने, कौन कौन से 4 कंपोनेंट्स है, किसने किया है डिवाइड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, इंडिया का सेंट्रल बैंक है, मतलब वो बैंक है जो सारे अदर बैंक्स को क्या करता है, होल्ड करता है। इट इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसने क्या किया है, मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से, M1, M2, M3 और M4। M1 में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, M1 में आता है करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। हमारे हाथ में जो भी करेंसी है, जो भी कॉइन्स हैं, वो किस में आते हैं, M1 में। उसके साथ कॉमर्शियल बैंक के पास हमारे जितने डिमांड डिपॉजिट्स हैं वो सारे इसमें आते हैं, और उसके साथ साथ जो भी आरबीआई के पास अदर डिपॉजिट्स हैं वो सब किस में आते हैं, M1 में। जैसे ही M1 के साथ आप
डिमांड के साथ सेविंग डिपॉजिट्स पोस्ट ऑफिस के और ऐड कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, M2। सेम अगर आप M1 के साथ, यहाँ पे हमने सिर्फ डिमांड डिपॉजिट लिए हैं, अब यहाँ पे हम लोग डिमांड के साथ नेट टाइम डिपॉजिट्स भी अगर लेने लगते हैं तो M3। तो आप ऐसे समझो यहाँ तक डिमांड डिपॉजिट था, उसके साथ जैसे टाइम डिपॉजिट आया तो वो क्या हो गया, M3। अगर हम पोस्ट ऑफिस सेविंग्स ले रहे हैं तो वो क्या हो गया, M2। और M4 क्या होता है, जो भी हमने M3 में लिया दैट मीन्स पूरा कॉइन्स और करेंसीज जो पब्लिक के साथ हैं, उसके साथ जो डिमांड डिपॉजिट है, उसके साथ जो टाइम डिपॉजिट है, उसके साथ जो टोटल पोस्ट ऑफिस की डिपॉजिट सेविंग्स हैं, वो सारी सेविंग्स आ जाती है किस में, M4 में। इसको याद कर लो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी वे में, वन वे और अनदर, इट डज कम इन योर एग्जाम। सो इसको तो बिल्कुल इसका पिक्चर ले लो एंड जस्ट इसको याद कर लो। ओके अब इसके कुछ कुछ फैक्ट्स होते हैं, लाइक M1 और M2 जो होता है, फर्स्ट टू कॉन्सेप्ट, इसको हम नैरो मनी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नैरो मनी। M3 और M4 को हम क्या बोलते हैं, ब्रॉड मनी कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ब्रॉड मनी। M3 जो होता है वो सबसे ज़्यादा मेजर एग्रीगेट रिसोर्स होता है, ये भी RBI के थ्रू, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स बोलते हैं किसी भी सोसाइटी का। क्यों, क्योंकि इसमें पूरी करेंसी जो मेरे हाथ में एज पब्लिक, जो भी कॉइन्स और करेंसीज मेरे हाथ में, उसके अलावा जो भी मेरे टाइम डिपॉजिट्स और डिमांड डिपॉजिट्स है बैंक के साथ, वो सब आ जाते हैं। तो बेसिकली इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इंडिविजुअल और कंज्यूमर मॉनेटरी सिस्टम चलता है इंडिया का। ओके M1 जो होता है ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब सबसे ज़्यादा कैश और लिक्विड फॉर्म में होता है। M4 जो होता है उसकी लिक्विडिटी क्या होती है, सबसे कम होती है। इज इट वेरी क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। What is a legal tender? What is fiat money? Legal tender, लीगल टेंडर नाम याद कर लो। लीगल टेंडर का मतलब होता है जो भी ऑफिशियली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूनिट यूज़ होती है, जैसे कि फॉर इंडिया इट इज़ इंडियन रुपी, INR, जो अपना जो मॉनेटरी है, मनी टर्म है, इसको हम क्या बोलते हैं, लीगल टेंडर। लीगली जो हमारी कंट्री में हर एक चीज़ के मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज़ होता है और वो वैल्यू होल्ड करता है, जो कि कौन है, मनी, उसको हम क्या बोलते हैं, लीगल टेंडर बोलते हैं। कोई डाउट? अब फिएट मनी क्या होता है? फिएट मनी होता है जो अंडर गवर्नमेंट लॉ, किसी भी लॉ के अंदर अगर वो डेट्स पूरे करने के लिए अलाउड है, मतलब किसी भी लॉ ने या किसी भी गवर्नमेंट ने उस चीज़ को क्या दिया है, लीगली ऑफिशियली एक टर्म दिया है कि आप इससे अपनी डेट्स क्लियर कर सकते हो, आप इसको एज मीडियम यूज़ कर सकते हो, तो वो क्या हो जाता है, फिएट मनी हो जाता है। सो लीगल टेंडर क्या होता है? लीगल टेंडर है, इट रेफर्स टू द मनी विच कैन बी लीगली यूज्ड टू मेक पेमेंट्स ऑफ डेट्स एंड अदर ऑब्लिगेशंस। जो भी पेमेंट्स होने हैं, जो भी डेट्स क्लियर होनी है, जो भी ऑब्लिगेटेड चीज़ें आपको क्लियर करनी है, वो सब आप ऑफिशियली और लीगली जिस मनी से कर सकते हो उसको हम क्या बोलते हैं, लीगल टेंडर बोलते हैं। वेरी क्लियर? फिएट मनी क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द मनी विच इज़ अंडर ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऑर्डर के अंडर वो चीज़ काम करती है एज मनी, लाइक ट्रेजरी बिल्स, राइट। तो मनी की तरह किसी कोई भी चीज़ अगर काम कर रही है अंडर द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट किसी भी डेट को पे करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिएट मनी बोलते हैं। दिस वॉज योर 5th आंसर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन 6। व्हाट इज हाई पावर्ड मनी? हाई पावर्ड मनी हम किसको कहते हैं? Okay, very important and very easy concept. It refers to the total amount of money that is held by commercial banks and by the public. Like, अब देखो इसमें क्या होता है, हाई पावर्ड मनी का मतलब हुआ मैं एज पब्लिक जो भी करेंसी को होल्ड करी हूँ, और उसके अलावा कॉमर्शियल बैंक अपनी जो भी रिजर्व्स किसके साथ रखा है, RBI के साथ, इन दोनों को साथ में हम क्या बोलते हैं, हाई पावर्ड मनी। क्या क्या दो चीज़ें हो गई? फर्स्ट हो गई कि करेंसी जो भी किसके पास है, पब्लिक के पास है, मतलब जो भी मनी मेरे हाथ में है एज पब्लिक, ठीक है, ये पूरी इसमें आ जाती है हाई पावर्ड मनी में। और इसके साथ सेकंड चीज़ क्या आती है, जो भी कॉमर्शियल बैंक के रिजर्व्स हैं किसके साथ, RBI के साथ। कॉमर्शियल बैंक्स ने क्या किए हैं, जो भी रिजर्व्स किए हैं हमारे सेंट्रल बैंक के साथ, वो सारी किस में आ जाती है, इसमें। इन दोनों को साथ में क्या बोलते हैं हम, हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। इट रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट इज हेल्ड बाय कॉमर्शियल बैंक एंड द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ करेंसी एंड रिजर्व्स। ओके, इसी को हम मॉनेटरी बेस या फिर बेस मनी भी बोलते हैं। याद रखना, हाई पावर्ड मनी के दूसरे नेम क्या होते हैं, बेस मनी।
बेस मनी. सो क्या क्या दो चीज़ें हैं? इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन कॉम्पोनेंट्स. फर्स्ट इज करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक. पब्लिक के हाथ में जो भी नोट्स और कॉइन्स हैं वो सारे. एंड रिजर्व्स हेल्ड बाय कॉमर्शियल बैंक विद सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक के साथ कॉमर्शियल बैंक जितने भी रिजर्व्स रखता है, किसी भी एक्सेस रिजर्व या फिर डेफिसिट रिजर्व, इनको ऑल टुगेदर हम क्या बोलते हैं? हाई पावर्ड मनी बोलते हैं. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक. कॉमर्शियल बैंक के दो मेन फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस. अब प्राइमरी फंक्शंस होते हैं उसके मेन फंक्शन जो उसका प्राइमरी वर्क है, मेन वर्क है. तो क्या आते हैं प्राइमरी फंक्शंस में? दो आते हैं. फर्स्ट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड सेकेंड एडवांसिंग लोन्स. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स का मतलब हुआ हम पब्लिक हैं, हम कॉमर्शियल बैंक के पास गए, हमने अपना पैसा वहाँ पे क्या किया? डिपॉजिट कर दिया और कमर्शियल बैंक ने उसको एक्सेप्ट कर लिया. ये क्या हो गया? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स. एडवांसिंग ऑफ लोन्स, पब्लिक को अगर लोन चाहिए किसी चीज़ के लिए, हाउस लोन, गोल्ड लोन, तो गवर्नमेंट तो क्या करती है? कॉमर्शियल बैंक हमको पैसे लोन पे दे देती है. तो प्राइमरी फंक्शंस में कॉमर्शियल बैंक का क्या होता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स. इसके अलावा सेकेंडरी फंक्शंस, मतलब इसके अलावा जो फंक्शंस होते हैं कॉमर्शियल बैंक के, वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज़ योर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है? अगर मेरा अकाउंट खुला है किसी कॉमर्शियल बैंक में, मैं अपने अकाउंट से ज़्यादा ओवरड्रॉ कर सकती हूँ एक लिमिट तक. ठीक है, मतलब अगर मैंने अकाउंट में 50,000 डाला है पर कॉमर्शियल बैंक ने मुझे 80,000 का लिमिट दिया है, तो जो ये 30,000 रुपीज़ मैं ओवरड्रॉ कर सकती हूँ, ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है? इसका एक फंक्शन होती है. सेकेंड इज़ डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज. आपको लोन मिलना या कोई भी बिल पे, जो एक्सचेंज बिल है उस पर क्या हो जाना? डिस्काउंट दे देना कॉमर्शियल बैंक का, वो क्या होता है? सेकेंड फंक्शन. थर्ड इज़ योर एजेंसी फंक्शंस. एजेंसी फंक्शंस में क्या आता है? आपके डिपॉजिट्स लेना, आपकी डेट्स क्लियर करना. आपको अगर कहीं और ट्रांजैक्शन करवाना है मनी का, तो वो सारा ट्रांजैक्शन कौन करता है? कॉमर्शियल बैंक के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शंस आप यहाँ वहाँ हर चीज़ के लिए करते हो, वो क्या हो जाते हैं? इनकी एजेंसी फंक्शन. एंड लास्ट इज़ योर जनरल यूटिलिटी. जनरल यूटिलिटी फंक्शंस क्या होता है? जो बेसिक फैसिलिटीज़ कॉमर्शियल बैंक हमें देती है एज पब्लिक, जैसे कि आपका एक लॉकर खुलता है, आपको एक चेक मिलता है, एक आपको शीट मिलती है, ये सारी चीज़ें क्या होती है? आपकी यूटिलिटी फंक्शंस होती हैं. क्या क्या पढ़ा हमने? प्राइमरी फंक्शंस में दो होती है. फर्स्ट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड सेकंड एडवांसिंग ऑफ लोन्स. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स क्या हुआ? इट इंक्लूड्स डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, सेविंग डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना. डिमांड जो कि हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, बट टाइम और सेविंग हम हमेशा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं. एडवांसिंग ऑफ लोन, इट इंक्लूड्स डिमांड लोन, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म लोन, कैश क्रेडिट, हर तरीके का लोन देना. ये थे प्राइमरी. अब सेकेंडरी फंक्शन में फर्स्ट क्या है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. कस्टमर इज अलाउड टू ओवरड्रॉ हिज करेंट अकाउंट अप टू एन अग्रीड लिमिट. एक लिमिट तक वो अपने अकाउंट को क्या कर सकता है? ओवरड्रॉ कर सकता है. सेकेंड इज डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज. होल्डर ऑफ अ बिल कैन गेट बिल डिस्काउंटिंग फ्रॉम द बैंक ऑफ क्रेडिट. बैंक ऑफ क्रेडिट का मतलब ही कॉमर्शियल बैंक होता है. कंफ्यूज मत हो जाना, बैंक ऑफ क्रेडिट इज कॉमर्शियल बैंक, क्योंकि ये क्रेडिट क्रिएशन करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? बैंक ऑफ क्रेडिट बोलते हैं. तो कॉमर्शियल बैंक से अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ इट. थर्ड इज़ योर एजेंसी फंक्शन, जैसे कि पेमेंट कलेक्ट करना, फंड ट्रांसफ़र करना, परचेज ट्रांजैक्शंस करना. कुछ आप सेल एंड परचेज कर रहे हो सिक्योरिटीज़ का, वो सारे ट्रांजैक्शंस कौन करता है? कॉमर्शियल बैंक करता है. ये इनके एजेंसी फंक्शंस होते हैं. एंड लास्ट इज़ योर जनरल यूटिलिटी फंक्शन, जिसमें कि हमें लॉकर फैसिलिटी मिलती है, ट्रैवलर्स चेक मिलता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन से लेटर ऑफ क्रेडिट मिलता है. ये सारी चीज़ें इसकी जनरल यूटिलिटी फंक्शंस होती हैं. वेरी क्लियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 8. What is money multiplier? What determines the value of a multiplier? Money multiplier क्या होता है, इसको हम समझते हैं. मनी मल्टीप्लायर जो होता है ये हमको बताता है कि आप जो भी डिपॉजिट कर रहे हो कॉमर्शियल बैंक को, वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा. सपोज़ अगर आपने एज पब्लिक 1,000 रुपीज़ दिए किसको? कॉमर्शियल बैंक को. कितने रुपए दिए? 1,000 रुपीज़ दिए. तो अब कॉमर्शियल बैंक क्या करता है? आपको याद है कॉमर्शियल बैंक लीगल रिजर्व रेशियो
जो आपको एक रिक्वायरमेंट है उतना मनी अपने पास रखता है, सपोज 1000 में से 200 रुपीज़ इसको LRR में क्या करना पड़ा, अपने पास रखना पड़ा कि बाई चांस मैं वापस गई रुपए लेने तो ये दे पाए। बट जो बाकी के 800 रुपये हैं वो क्या कर देगा, ये लोन कर देगा, और यही प्रोसेस वो चलाता रहेगा चलाता रहेगा चलाता रहेगा। यही 1000 रुपीज़ से वो एटलीस्ट 5000 रुपीज़ तक का लोन अमाउंट करेगा। तो ये क्या हो गया, 4 टाइम्स उसने क्या कर लिया, क्रेडिट क्रिएट कर लिया है। कितने से, 1000 रुपये से। ये जो कितने टाइम्स क्रेडिट क्रिएट कर रहा है तुम्हारे इनिशियल डिपॉजिट से, ये हमें किससे पता चलता है, मल्टीप्लायर से पता चलता है। क्लियर, देखते हैं। ठीक है, मल्टीप्लायर को हम क्रेडिट मल्टीप्लायर और डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। ये क्या है, इसके अदर नेम्स है। क्या बोलते हैं मल्टीप्लायर को, क्रेडिट मल्टीप्लायर या फिर डिपॉजिट मल्टीप्लायर। अब नंबर और टाइम्स बाय विच टोटल डिपॉजिट कैन इंक्रीज ड्यू टू अ गिविंग चेंज इन डिपॉजिट्स। ठीक है, तो कितना टाइम आपका वो डिपॉजिट इंक्रीज हो रहा है, इट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू लीगल रिजर्व रेशियो LRR। लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है कि एक सेट लिमिट जितना पैसा कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना ही पड़ता है डिपॉजिट का, ये RBI सेट करती है। उसके अलावा जो मनी है उससे वो क्रेडिट क्रिएट कर सकता है। तो मनी मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला होता है, 1/LRR। मतलब अगर मुझे बोला है कि 20% लीगल रिजर्व रेशियो है, तो मनी मल्टीप्लायर अगर हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, तो हमें क्या पता चल गया कि 5 टाइम्स मनी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, 5 टाइम्स मनी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ, लीगल रिजर्व रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ। द कंपल्सरी अमाउंट ऑफ डिपॉजिट दैट कमर्शियल बैंक हैज़ टू कीप एज रिजर्व। अब मैंने क्या किया, सपोज मुझे अब RBI ने बोल दिया कि आपका LRR है 20%। ठीक है, क्लियर। आपको जो डिपॉजिट दिया है मैंने एज पब्लिक वो कितना है, 1000 रुपीज़ है। क्लियर। अब आपको बताओ कि ये 1000 रुपीज़ कितना होगा, तो हम कैसे बताएंगे, मल्टीप्लायर से बताएंगे। अब मल्टीप्लायर से कैसे बताएंगे, 1/20%। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 5 टाइम्स मनी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब इस 1000 रुपीज़ का 5 टाइम्स क्या हो गया, 5000 रुपीज़। तो मतलब कितना क्रेडिट क्रिएट करेगी वो इस 1000 रुपये से कमर्शियल बैंक, 5000 करेगी। ये होता है मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट। आई होप इट्स वेरी क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9th, व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ RBI। इंस्ट्रूमेंट्स पूछे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स RBI यूज़ करती है। कौन कौन से मेजर्स होते हैं क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट में, क्वांटिटेटिव मेथड्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट इज़ योर बैंक रेट। बैंक रेट वो रेट होता है जिसमें RBI क्या करती है, कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म लोन्स देती है। डिस्काउंटेड रेट भी बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, डिस्काउंटेड रेट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल और स्टैंडर्ड रेट से कम रेट पे शॉर्ट टर्म लोन देती है, किसको, कॉमर्शियल बैंक को। सेकेंड इज़ योर रेपो रेट। रेपो रेट होता है जिसमें लॉन्ग टर्म लोन देती है RBI कॉमर्शियल बैंक को। जिस रेट पे RBI क्या कर रही है, लॉन्ग टर्म लोन दे रही है, किसको, कॉमर्शियल बैंक्स को। थर्ड इज़ योर रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वो होता है जिस रेट पे RBI डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है कॉमर्शियल बैंक से। कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा क्या कर रहा है, रिजर्व कर रहा है, किसके पास, डिपॉजिट कर रहा है RBI के पास। तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। फोर्थ इज़ योर ओपन मार्केट ऑपरेशंस। RBI जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदती है या बेचती है, जैसा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन चल रहा होता है वो क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। एंड लास्ट इज़ योर लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर दो आते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो का कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी अभी देखा लास्ट क्वेश्चन में, जो आपको एज रिजर्व्स अपने पास कमर्शियल बैंक को रखने पड़ते हैं डायरेक्टेड बाय RBI। एंड स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो जो लिक्विड फॉर्म पे क्या होता है, कमर्शियल बैंक को अपने साथ रखने होते हैं, किस सेंस में, एज रिजर्व्स। वेरी क्लियर। ये होते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो कौन, RBI यूज़ करती है अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज़ में। और इसी में क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से यूज़ करती है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब हुआ, अगर RBI को बोला, RBI ने कमर्शियल बैंक को कि तुम्हें 20% मार्जिन रिक्वायरमेंट रखना पड़ेगा, दैट मीन्स कि अगर आपको 1 लाख रुपीज़ का लोन मिल रहा है तो आप क्या करोगे, आपको अगर आपको 1 लाख रुपीज़ का कोलैटरल कोई दे रहा है तो आप 80,000 का लोन दोगे। 20,000 रुपये आप क्या कर लोगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट की तरह रखोगे। जैसे कि लोन में जो कोलैटरल देते हैं
उसकी वैल्यू और जो लोन देगी कॉमर्शियल बैंक, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ योर मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन बहुत ही बेसिक चीज़ है, जब एडवाइस करती है और वार्निंग देती है आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को अपनी चीज़ें क्या करने को, मैनेज और कोऑर्डिनेट करने को। एंड लास्ट इज़ योर सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। आरबीआई बोलती है कि आप इसको इतना लोन दे सकते हो, आप इस सेक्टर को लोन नहीं दे सकते हो, आपको इस सेक्टर को ज़्यादा लोन देना है। तो जैसे ही क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए वो सिलेक्टिव सेक्टर्स डायरेक्ट करती है कॉमर्शियल बैंक को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ये होते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स, वो होते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स। कौन कौन से होते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट एंड लीगल रिजर्व रेशियो, जिसके अंदर क्या आती है? लीगल रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। और क्वालिटेटिव में कौन कौन से होते हैं? मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन एंड अपना सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। अगर ये क्वेश्चन कम मार्क्स में आता है, यू जस्ट हैव टू मेक दिस टेबल। और अगर यहाँ पे आपको व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट की जगह बोला जाता है एक्सप्लेन इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर क्वेश्चन का नंबर ज़्यादा का आता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू एक्सप्लेन all 8 of them. Clear? Let's move to the next question. Question number 10th. Do you consider a commercial bank creator of money in economy? हम बोलते हैं कि कॉमर्शियल बैंक क्या है? क्रेडिट क्रिएटर है। क्यों बोलते हैं ऐसा? इट इज़ ट्रू, येस, कॉमर्शियल बैंक इज़ अ क्रेडिट क्रिएटर। और ये कैसे करता है? जस्ट सी, यहाँ पे हम लेंगे हमारा इनिशियल डिपॉजिट, ओके। यहाँ पे हम लेंगे कि कितना लोन आउट कर रहा है, यहाँ हमारा रहेगा लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, जिसको हम इजी करने के लिए कितना ले लेते हैं? 20% डायरेक्टेड बाय आरबीआई। क्लियर? अब सपोज इनिशियल डिपॉजिट कॉमर्शियल बैंक के पास आया 1000 रुपीज़। कितना आया? 20% LRR है, दैट मीन्स कितना? 200 रुपये तो इसको अपने पास रखने पड़ेंगे एनी केस। तो कितना मनी लोन आउट करेगा ये? 800 रुपीज़ लोन आउट कर देगा। 800 रुपीज़ जिसको भी दिए, वो एट दी एंड किसी को अगर दिए हैं, वो भी तो कुछ परचेज़ करेगा, कहीं डिपॉजिट करेगा, तो घूम के वो मनी वापस किस में आएगा? बैंक ट्रांजैक्शन में आएगा, राइट? कोई भी सेल या परचेज़ हो रहा है तो इवेंचुअली मनी कहाँ आ रहा है? अगर मैंने कोई चीज़ बेची, ठीक है, मेरे पास मनी आया, तो मनी कहाँ आया? मेरे बैंक में आया, डिपॉजिट हो गया। मैंने कोई चीज़ एज कंज्यूमर खरीदी, मैंने किसी को मनी दिया, तो किसी और के बैंक में डिपॉजिट हुआ, बट एट दी एंड वो मनी आ कहाँ रहा है? बैंक में। अब क्या हुआ? अब इसके पास 800 रुपीज़ आ गए, इसमें से इसको क्या करना था? 20% फिर बचाना था। तो क्या किया इसने? 120 बचा लिया और 640 रुपीज़ क्या हो जाएगा? वापस लोन आउट कर दिया। अब अगेन वही होगा कि अगर आपने लोन आउट किया है तो वापस ये क्या आ जाएगा? बैंक में आ जाएगा। सेम प्रोसेस चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी टिल द टाइम जब जो ये अमाउंट यहाँ पे इक्वल आ जाएगा। कब तक चलेगी? जब हमारा इनिशियल डिपॉजिट इक्वल हो जाएगा किस चीज़ के? अपने लीगल रिजर्व के। मतलब जितना पैसा हमारे पास इनिशियली डिपॉजिट आया था, LRR के थ्रू थोड़ा थोड़ा बचा के वो सेम अमाउंट जब कॉमर्शियल बैंक के पास आ जाएगा, जब ये प्रोसेस रुक जाएगी। और इस प्रोसेस के एंड में क्या होगा कि ये मनी तो यहाँ आ गया, इसके अलावा 4000 रुपीज़ इसने क्या किए? बिना कोई मनी के क्रेडिट को क्या कर दिया? लोन दे दिया। तो टोटल 1000 का डिपॉजिट इसने कितने का बना दिया? 5000 का, जिसमें से 1000 अगर कोई मांगने आएगा डिपॉजिट वाला तो वो तो है ही, और 4000 इसने लोन करके और क्रेडिट ले आया। तो येस, कॉमर्शियल बैंक इज़ अ क्रेडिट क्रिएटर। अब इसको थ्रो स्लाइड्स देखते हैं। येस, कॉमर्शियल बैंक इज़ द क्रिएटर ऑफ क्रेडिट। कॉमर्शियल बैंक क्रिएट करता है क्रेडिट। तो अब इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होता है? LRR का कॉन्सेप्ट ही यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि ये वो अमाउंट है जो क्या कर रही है कॉमर्शियल बैंक? अपने पास रख रही है। जैसे ही इनिशियल डिपॉजिट जो हमारा था 1000 रुपीज़, वो इक्वल हो जाता है कौन से डिपॉजिट के? LRR के लास्ट डिपॉजिट के। तो क्या आ जाता है? हमारा क्रेडिट क्रिएशन ख़त्म हो जाता है वहाँ पे। अब यही चीज़ हमने किस प्रोसेस से देखी कि फर्स्ट राउंड में हमारे पास 1000 रुपीज़ थे, जिसमें से हमने 800 लोन आउट किया और 200 क्या हो गया? सेव कर लिए। सेम 800 यहाँ आया, हमने फिर से 160 क्या किए? सेव किया, और 640 क्या हुआ? लोन आउट कर दिया। सेम प्रोसेस चली टिल द टाइम जब तक मेरा ये इनिशियल डिपॉजिट
और LRR का डिपॉजिट इक्वल नहीं हो गया, और उसी टाइम पे क्या हुआ, 4000 इसने लोन आउट कर दिया और 5000 टोटल क्रेडिट क्रिएट किया। दैट मीन्स 5 टाइम्स क्या हुआ, क्रेडिट क्रिएट हुआ। अब आप इसी चीज़ को जब लैंग्वेज में समझाओगे तो क्या, सपोज इनिशियल और प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ बैंक्स इज 1000 रुपीज़, फर्स्ट डिपॉजिट कितना था 1000, एंड LRR इज 20%, LRR लीगल रिजर्व रेशियो कितना था 20%. It means banks are required to keep only 200 as cash reserves. इसका मतलब क्या हुआ, 20% के हिसाब से 200 रुपये इसको अपने पास रखने पड़ेंगे, एंड आर फ्री टू लेंड रुपीज़ 800 रुपीज़ लोन आउट कर सकता है बैंक। सपोज दे लेंड 800 रुपीज़, अब क्या किया बैंक ने, 800 रुपीज़ लोन आउट कर दिया। बैंक्स डू नॉट लेंड दिस मनी बाय गिविंग अमाउंट इन कैश, कैश तो देती नहीं है बैंक, होता तो ट्रांजैक्शन ही है। अगर किसी का ट्रांजैक्शन हुआ तो अगेन बैंक का डिपॉजिट बैंक में ही आया। रादर दे ओपन एन अकाउंट इन द नेम ऑफ बोरोअर्स हु आर फ्री टू विदड्रॉ द मनी एज दे लाइक, जब उनको पैसे चाहिए वो उस पैसे को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सपोज बोरोअर विदड्रॉ दी एंटायर अमाउंट ऑफ 800, बोरोअर ने क्या किया, पेमेंट करने के लिए वो 800 रुपये निकाले। वो अगर किसी और को पेमेंट कर रहा है तो वो मनी कहाँ जा रहा है, किसी और के बैंक अकाउंट में। तो एज ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रूटेड थ्रू द बैंक, सारे ट्रांजैक्शन बैंक से ही होते हैं, द मनी स्पेंट बाय द बोरोअर्स कम्स बैक इनटू द बैंक इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट अकाउंट। अगेन वो किसी का डिपॉजिट होके क्या हुआ, बैंक में ही आ गया, ऑफ दोज हु हैव रिसीव्ड द मनी, जिसके पास वो पेमेंट रिसीव हुआ है। इट विल इंक्रीज द डिमांड डिपॉजिट्स बाय 800, इससे क्या हुआ, 800 रुपीज़ से अगेन बैंक डिपॉजिट इंक्रीज हो गया। With new deposits of 800, बैंक keeps 20%, फिर 20% उसने अपने पास रख लिया and lend the balance of 640 रुपीज़, 640 रुपीज़ का क्या किया, lend कर दिया। Borrowers use this loan for making payments, borrower ने फिर से उससे क्या किया, पेमेंट किया, which again comes back into the accounts of those who have received the payment, again जिसके पास पेमेंट आया उसके अकाउंट में आया। This time बैंक डिपॉजिट was 640 रुपीज़, इस टाइम बैंक का डिपॉजिट क्या हो गया, 640 रुपीज़ हो गया। देयर डिपॉजिट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग इन ईच राउंड बाय 80%, 80% से वो डिपॉजिट क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। एंड द लास्ट राउंड डिपॉजिट एट द सेम टाइम कैश रिजर्व ऑल्सो गो ऑन इंक्रीजिंग, उसी के साथ जो लीगल रिजर्व के नाम पे कैश कॉमर्शियल बैंक के पास आता जा रहा है वो भी क्या होता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है। ईच टाइम बाय 80% ऑफ द लास्ट कैश रिजर्व, लास्ट टाइम से 80% ज़्यादा। Deposit creation comes to an end when total cash reserve become equal to your initial deposit. जब 1000 रुपये और लीगल रिजर्व का 1000 रुपये बराबर आ जाता है, ये प्रोसेस ख़त्म हो जाती है। Very clear why commercial bank is called to be a credit creator? Okay, this was the answer. Let's move to the next question. Question number 11. What role of RBI is known as लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट? लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्यों बोलते हैं आरबीआई को? जब कॉमर्शियल बैंक बैंकरप्ट होने वाला होता है या कॉमर्शियल बैंक के ऊपर बहुत मेजर इशू आ जाता है, कॉमर्शियल बैंक कहीं से लोन्स नहीं ले पाता, अपने डेट्स में वो क्रिएट होता रहता है, जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए और बैंक को प्रिवेंट करने के लिए आरबीआई क्या करता है, आरबीआई अपना सेंट्रल बैंक पैसे देता है और उनको फाइनेंशियली स्टेबल करता है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। की एंड में बिल्कुल हम सारे काम, जब कोई वर्कआउट नहीं कर रहा है तो मैं किसके पास जाऊँगा, अपने सेंट्रल बैंक के पास जाऊँगा। क्लियर? So the lender of last resort is a role played by the central bank, that is in this case the Reserve Bank of India RBI. कौन करता है ये काम lender of last resort वाला, RBI या central bank, where it provides emergency loans to banks and other financial institutes that are facing a liquidity crisis. जब भी कोई मनी क्राइसिस और मॉनेटरी क्राइसिस, लिक्विडिटी क्राइसिस आ रहा है तो यहाँ पे इमरजेंसी लोन्स RBI देता है। The purpose of this role is to prevent the collapse of financial system. क्यों करते हैं ये? क्योंकि कोई भी financial institute collapse ना हो जाए, bankrupt ना हो जाए, by providing the liquidity to the bank that are unable to meet their short term obligations. जो भी problems वो लोग नहीं face कर पा रहे हैं उसके लिए। This helps to maintain financial stability. क्या होता है इससे? Financial stability रहती है and prevent the collapse of financial system. और banks क्या bankrupt नहीं होते हैं। Clear? Okay, this was all for today. I hope you understood it. Thank you so much.